नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सामान्य अध्ययन का वॉल्यूम 5 आया है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, नगरीकरण के जो अब तक के जितने प्रश्न बने हैं उसका सॉल्व आया है। तो ये जो यूथ कंपटीशन का बुक आई हुई है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह आप देखेंगे करीबन 3000 प्रश्न है इस बुक में, जो केवल 200 पेज की है। यानी कि 200 पेज में करीबन 3000 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक के जो प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित। आप देखेंगे कोई भी परीक्षा हो, 10 से 12 नंबर इकोनॉमिक्स से आता ही आता है, जिसमें से 4 से 5 या 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट के होते हैं, लेकिन उनका जो बेस होता है वो ट्रेडिशनल होता है। और जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनते हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे बैंकिंग से हो गया या किसी व्यवस्था से हो गया, कोई आप देखेंगे हरित क्रांति से हो गया, तो इन सब से होते हैं। तो ये बहुत ही आसान होता है और साथ ही साथ बहुत आसानी से सॉल्व होकर नंबर भी मिलता है। इसको सॉल्व करने के लिए ये पूर्वालोकन यूथ कंपटीशन की बुक है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में। तो चलिए एक इसमें सिलेबस दिखा दे आपको एक बार। सिलेबस आज ही पहला वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, कल से इसमें लंबे लंबे वीडियो बनेंगे जिससे कि जल्दी खत्म हो जाए। देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय, कृषि, उद्योग क्षेत्र और भारतीय वित्तीय प्रणाली, बीमा, लोक वित्त, विदेशी के क्षेत्र, इस तरह के इसमें दिए हुए हैं। साथ ही दिए हुए पिछले प्रश्न जो आए हुए हैं इन सब से वो है। फिर आप देखेंगे जनसांख्यिकी भी इसमें है इंक्लूडेड। तो चलिए आज इसमें पहला जो हमारा है वो प्रश्न देखने जा रहे हैं किस क्षेत्र से, वो है हमारा देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से है, जो कि हम और इसको जूम कर देते हैं जिससे आपको और स्पष्ट दिखाई दे। आप सही दिख रहा है? तो ये तो और जूम कर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको प्रश्न दिखने लगे होंगे। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, ज़्यादा नहीं मतलब छोटे छोटे कवर करेंगे। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्वीकारा है? वो स्वीकारा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकारा था, ये याद रखिएगा। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकार किया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसा है जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्र अस्तित्व में है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था 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 मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। प्रोफेसर जॉन मेंडार्ड किंग्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन जो हमें नया प्राप्त हुआ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो किंग्स साहब हैं। अब है उसके बाद आप देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, जहां आप देखेंगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों अस्तित्व में रहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि इसमें सम्मिलित है, आप देखेंगे कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये याद रखिएगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पे है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आधारित है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप देखेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत का विकास का भारतीय मॉडल किसके हित की सुरक्षा करता है? वह करता है व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। विकास का भारतीय भारतीय विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। इस कथन की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया है। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? इसमें यह होता है कि आयात और निर्यात जो है बंद रहता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य व्यापार व्यवस्था के में किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप ना हो, अर्थात विश्व के देशों के साथ व्यापार ना होकर देश में ही व्यापार अधिक होता हो, उसे ही बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात बिल्कुल बंद रहता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था इसका विशिष्ट उदाहरण है, परंतु आजकल यह अर्थव्यवस्था की बाजार की शक्तियों से प्रभावित रहते हैं। वर्तमान में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। अब है भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था अर्थात विकास की प्रक्रिया में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से देश में भी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जो विकास यात्रा शुरू की गई
उसमें कोई संरचनात्मक परिवर्तन हुआ, उसमें कई अनेक संरचनात्मक परिवर्तन हुए तथा विकासशील देशों के भी लक्षण आए, परंतु अब भी इसमें विकसित और अल्प विकसित देशों के लक्षण का मिश्रण है, इसलिए इसे विकासशील देश कहना उचित है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित आधारभूत लक्षण हैं: कृषि की प्रधानता, विशाल जनसंख्या, निम्न प्रति व्यक्ति आय, पूंजी का अभाव, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, असंतुलित आर्थिक विकास और औद्योगिकी हुआ और पिछड़ापन, आर्थिक कुचक्र के जोर और परंपरावादी समाज। ये जो है ना भारतीय जो आप अगर प्रश्न ऐसे आ जाए मेंस का कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण क्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक दिया है। क्या ये जो 10 पॉइंट दिए हैं, बहुत अच्छे 10 पॉइंट दिए हुए हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? कृषि की प्रधानता, हाँ, फिर देखेंगे आपकी प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय, वृहद बेरोजगारी। उद्योग की प्रधानता नहीं है, लेकिन उपयुक्त में ये जो वर्तमान समय में इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। ये पुराने क्वेश्चन है, लेकिन अगर मान लीजिए हूबहू आ जाए तो आप ऑप्शन यही टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो आप देखेंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था लक्षण नहीं है, धन की न्यूनतम कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति आय कम होना, ये तो लक्षण है सब। आप देखेंगे पूंजी निर्माण में न्यून दर, ये भी अर्थव्यवस्था का लक्षण है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की कमी ये नहीं है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? कृषि का मुख्य व्यवसाय, प्रचंड बेरोजगारी, मानव पूंजी में निम्न गुणवत्ता, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, जो कि गलत है। चौथा वाला ऑप्शन नहीं होगा इसमें। ऑप्शन जो होगा ये डी वाला, हाँ 1 2 3 ही होगा, चौथा नहीं होगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषताएं होती हैं। कैसी विशेषताएं होती हैं वो आप देखेंगे, प्रति व्यक्ति निम्न आय होता है, और साथ ही देखेंगे कि तिर्यक क्षेत्र में अधिक कार्यबल का होना। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था शब्द ऐसे राष्ट्रों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जहां के लोगों का रहन सहन का स्तर काफी नीचा होता है, क्योंकि वहां की उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर पाया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता है: निम्न जीवन स्तर, निम्न प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, बेरोजगारी, पूंजी निर्माण के निम्न दर, परिसंपत्तियों का दोषपूर्ण वितरण, अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का आधिपत्य। कुछ अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में अपनी गरीबी कम करने, आय के स्तर को बढ़ाने का सामर्थ्य पाया जाता है, इसलिए इन्हें जो है विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब नया चैप्टर जो है वो आर्थिक देखेंगे आप, आर्थिक विकास एवं नियोजन से है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं है? वह आप देखेंगे तकनीकीवादी एवं नौकरशाही जो है वह आप देखेंगे कि जो आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं है। बाकी आप देखेंगे कि पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, ये आर्थिक विकास के लक्षण है। जनसंख्या में परिवर्तन आर्थिक विकास के लक्षण है। विशेषीकृत क्रिया गतिविधियों में श्रम विभाजन, ये भी आर्थिक विकास की क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है? तो कौन सा है वो देखेंगे कि हाँ, वो आप देखेंगे स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। जो आप देखेंगे आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक क्या है? स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है। उसके बाद देखेंगे स्थिर कीमतों या किसी आधार वर्ष के आधार पर व्यक्त आय को वास्तविक आय कहते हैं। साधन लागत पर व्यक्तित्व वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को समानता आर्थिक समृद्धि के माप को स्वीकार किया जाता है। चूंकि प्रति व्यक्ति आय की गणना करते समय जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है, इसलिए व्यक्तिगत आय में वृद्धि को ही आर्थिक समृद्धि के माप के लिए स्वीकार किया जाता है। HDR 2010 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की आर्थिक समृद्धि के मापक के रूप में स्वीकार किया गया है। किसी देश का आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका जो प्रति व्यक्ति
वास्तविक आय है। ये साइड से कट तो नहीं रहा है? नहीं, सही आ रहा है। पीपीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान कौन सा है? वो चौथा है। लेकिन अभी वर्तमान देख लेते क्या है। प्रश्नकाल के आधार पर यह अर्थव्यवस्था का चौथा स्थान था। विश्व बैंक में ताजा आकलन के अनुसार पीपी रेटिंग के आधार पर भारत का विश्व में चीन तथा अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है। परचेसिंग पावर पॉवर्टी से कहते हैं, मतलब किसी सामान को खरीदने की क्षमता। तो उसमें सबसे आगे देखेंगे चीन है, फिर अमेरिका है, और फिर क्या कहते हैं, वो आप देखेंगे भारत आता है। वैसे जब जीडीपी की बात आती तो भारत 5वें स्थान पर आता है, ये ध्यान रखिएगा। संतुलित विकास से तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास होता है। संतुलित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास होने से है। इसके लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में एक साथ बहुत अधिक मात्रा में नियोजित किया जाए, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि सभी क्षेत्र एक ही दर पर बढ़े। संतुलित विकास में समर्थन अर्थशास्त्री नार्स रोडान, फेडरिलिस्ट लेविस और सीटोवास्की, एलियंग और लिविंगस्टन इत्यादि हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आप देखेंगे कि आर्थिक विकास जो है वो आप देखेंगे संरचनात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। फिर आर्थिक वृद्धि जो होता है वो सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाता है। संपोषित विकास जो होता है वह पर्यावरण के साथ बढ़ता है और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य के साथ बढ़ती है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी अर्ध संरचनात्मक सुविधा का विकास, कृषि का पुनरुद्ध, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का अधिकाधिक उपलब्धता। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 का मुख्य लक्ष्य तीव्रता और आर्थिक समावेशी विकास रखना था। तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास, जिसमें विकास की धारणा के साथ उसको जोड़ने का आर्थिक विकास से सभी को लाभान्वित होना है, सुनिश्चित करना है। समावेशी विकास के लिए अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्ध तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं के अधिकाधिक उपलब्धता की आवश्यकता है। अब है वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि आर्थिक समृद्धि का द्योतक है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय को नहीं दर्शाता है, जो कि आप देखेंगे दोनों बातें तो सही लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। आर्थिक समृद्धि आर्थिक क्रियाओं के परिणात्मक परिणाम से संबंधित है। अर्थात सामान्यतः यदि किसी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद के आकार में वृद्धि हो रही हो तो यह कहा जा सकता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय आय में सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को ही नहीं सम्मिलित करते, बल्कि कई अन्य कारक भी हैं। अतः राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होगी वह कई कारकों के वृद्धि का परिणाम होगी। अतः कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन कारण की सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्न में से किस एक में समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? वह है राष्ट्रीय आय की उचित वृद्धि दर से। निम्नलिखित कथन और कारण के प्रश्न है। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्तमान में भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो कि गलत है। ये सही, आर गलत है। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार दिया था किसने? राधा कृष्ण साहब ने दिया था। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार जो आप देखेंगे प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया था? राजकृष्ण ने 1981 में किया था। प्रोफेसर राजकृष्ण का मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न आर्थिक समृद्धि के संतुलन जाल से उलझ कर रह गई है, जो 3.5 प्रति वर्ष की समृद्धि दर है।
अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित अपरिवर्तन का यह सूचक हिंदू जीवन शैली के ही समान है। प्रोफेसर राजकृष्ण कृष्णा का यह विश्लेषण स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम 3 दशकों की समृद्धि दर पर आधारित था, जो वर्ष 2050 जो 1950 से 1980 के बीच औसतन 3.5% था। ये याद रखिएगा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? वह था जी मार्डन द्वारा। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों के योजनागत विकास हेतु गुत्रार मिडन द्वारा रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना का सुझाव दिया गया था। भारत में जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष से पूर्व ही समाप्त कर 1 अप्रैल 1978 को रोलिंग प्लान को लागू कर किया था। इस योजना की अवधि भारत में केवल 1 वर्ष थी। इस योजना का सृजन 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1983 तक के लिए किया गया था, परंतु 1980 में जनता पार्टी की सरकार के पतन के साथ यह योजना भी समाप्त हो गई है। अब है अनवरत योजना भारत में लागू की गई। कब की गई? 1978 से लेकर 89 के बीच योजना, वही रोलिंग प्लान जिसे कहते हैं, जनता पार्टी के समय जो आई थी वही जो उसको लागू की गई थी। गुत्ताल मिडन द्वारा रोलिंग प्लान की बताया गया था। इस योजना को ट्राइसेम कहा जाता है। नियोजित पूर्वापेक्षित समझ क्या है? वह आप देखेंगे कि संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, उसके बाद देखेंगे आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, संबंधित साधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। तो सभी जो है सही है। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख लक्षण क्या है? वह देखेंगे आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, सामाजिक न्याय है, पूर्ण रोजगार है, गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसर का सृजन करना है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करनी है, निवेश एवं पूंजी निर्माण करना है, आयात और वितरण का क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना है, आधुनिकीकरण जिसे 6ठी योजना में लागू करना है, मानव संसाधन विकास करना है। उसके बाद आर्थिक नियोजन क्रिया में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? समवर्ती सूची में आती। आर्थिक नियोजन किस में आता है? सम्मिलित सूची में आता है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में आता है। वर्तमान में आप देखेंगे इसमें जो है समवर्ती सूची में 92 विषय है, मूलतः 47 थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषय को राज्य सूची में समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। वे थे शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवन एवं परिचय, जो पक्षियों के संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया था? वह था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 के तहत खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन अप्रैल 1957 में किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना और विकास के लिए योजना बनाना, प्रचार करना और सहायता प्रदान करना है। अब है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके नाम पे जानी जाती है? द्वितीय पंचवर्षीय, इस तरह का लिखा हुआ है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का हैरेड डोमोल मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखेंगे महालनोबिस मॉडल पर। सॉरी, तृतीय पंचवर्षीय योजना देखेंगे तो एस चक्रवर्ती मॉडल पर। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है वो सॉरी वह अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है। अब है भारत की 6ठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया? 6ठी पंचवर्षीय योजना में तो वो था ऊर्जा पर सर्वाधिक व्यय किया गया था। ये पढ़ लेते, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में 6ठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली। इस योजना की विकास दर का लक्ष्य 5.2 रखा गया था तथा प्राप्ति 5.4 रही थी। ये इंपॉर्टेंट है। इस दौरान प्रति व्यक्ति आय जो था वो 3.2% से वृद्धि की गई थी। इस योजना में गरीबी निवारण, रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया था।
यद्यपि गरीबी निवारण प्राथमिकता 5वीं फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग में की गई थी, परंतु गरीबी हटाओ का नारा 6वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया तथा गरीबी निवारण संबंधित सभी बड़े एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस योजना में शुरू हुए। ग्रामीण बेरोजगारों का उन्मूलन संबंधित कार्यक्रम जो है आप देखेंगे IRDP, NREP, DWACRA, RLEGP इस योजना के तहत लागू 6ठी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इसे परसेप्टिव प्लानिंग भी कहते हैं। इस योजना में सर्वाधिक व्यय जो है ऊर्जा क्षेत्र में 29% किया गया था। इसके बाद खनिज क्षेत्र पर 15.5% किया गया था। अब देखेंगे उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी। वह थी द्वितीय विकास योजना थी, जिसे महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना तीव्र एवं बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाई गई थी। प्रथम योजना की कृषि क्षेत्र में उत्पादकता लक्ष्य अधिक हुआ था, अतः योजनाकारों का विचार किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच की गई। इसमें कृषि की अपेक्षा कम प्राथमिकता देकर उद्योग पर बल दिया गया। एक बार देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं, तो नहीं होगा तो स्प्लिट कर देंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा वीडियो बने। लगभग 62 क्वेश्चन हैं। और 20 पे आ गए, 40 क्वेश्चन और बचा, लेकिन समय देख लेते हैं। अभी 21 मिनट हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको 20 मिनट में ही और हो जाएगा। चलिए हाँ, उसके बाद ये हो गया था। हाँ, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक रही थी। वह रही थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ये आप देख सकते हैं 11वीं में 7.8% थी। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ को रखा गया था। वह रखा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा था गरीबी हटाने का जो नारा दिया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना से लागू होना था। गरीबी उन्मूलन, एक मिनट जूम कर दें। और गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। वह था 5वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद देखेंगे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला गया था। वह था 6ठी पंचवर्षीय योजना में फैलाया गया था। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे। कब ये किए गए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए थे। भारत में अनवरत योजना किस विकास में कार्यशील थी। वह थी आप देखेंगे जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। अनवरत मतलब कि रोलिंग प्लान आया था, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। भारत में योजनाओं के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना को आच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी थी। वह थी 7% थी। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास दर प्रदर्शित किया था। वह थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारत में सर्वाधिक असफल योजना मानी जाती है। क्यों मानी जाती है आप देखेंगे, क्योंकि इस समय देखेंगे आपने भारत ने दो युद्ध लड़ा था। पहला चीन के साथ हो गया था, दूसरा आप देखेंगे भारत के पाकिस्तान के साथ हो गया था। इस योजना का असफलता का मुख्य कारण था इस समय अवधि के कारण भयंकर सूखे की स्थिति तथा चीन और वह पाकिस्तान के साथ विनाशकारी युद्ध हुआ था। सूखे के परिणाम स्वरूप तृतीय योजना काल के कृषि में मात्र 2.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी, जबकि इसके पूर्व के दशक में 1950 से 60 में कृषि विकास एवं वार्षिक वृद्धि दर लगभग 4% थी। इस प्रकार तृतीय योजना के विगत वर्षों की तुलना में इसकी ये ऋणात्मक थी। उसके बाद देखेंगे विकास केंद्र उपागम किस राज्य के अंतर्गत अपनाया गया था। वह था तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें विकास केंद्र उपागम की योजना अपनाया गया था। चौथी योजना 1967 से लेकर 74 का लक्ष्य विकास की गति को तेज करना, कृषि उत्पादों के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना तथा विदेशी सहायता की अनिश्चितता के प्रभाव को कम करना है। इसमें समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के माध्यम से जीवन
क्या कहते हैं, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की गई। चौथी योजना में कमजोर एवं साधनीय वर्ग के लिए दशा को सुधारना एवं विशेष रूप से उनकी शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई की गई थी। संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया था। IRDP समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 2 अक्टूबर क्यों गांधी जयंती थी इस दिन, 2 अक्टूबर 1980 को की गई थी। फिर आप देखेंगे कि इस क्रियान्वयन के संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया था। एक मिनट रुकिएगा, मेरा माउस थोड़ा काम नहीं कर रहा है, इसे चलते हैं। अब उसके बाद एक मिनट रुकिएगा। सरकार ने एक मिनट, ये भी तो नहीं हुआ, मेरी सारी की नहीं, आपको चेक कर लो एक मिनट। सारी ठीक है। अब योजना काल में सर्वाधिक जो देखेंगे आप, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि प्राप्त की गई थी कब, आप देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। कहाँ चला गया, यही होता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अब इसमें आप देख सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितना कितना था, ये यहाँ दिया हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी। वह थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में रही थी, अपने लक्ष्य से अधिक रही थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये देख रहे हैं जो 5.6% रखा गया था, लेकिन 6.7% थी, लगभग 1% से ज्यादा थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य कितना था, वो 8% था। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप निर्धारित किया गया था, वह किया गया था महालनोबिस मॉडल पर किया गया था, आप ये देख सकते हैं। आप देखेंगे कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निवेश का स्वरूप प्रोफेसर PC महालनोबिस ने निर्धारित किया था। इसमें 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र तथा घरेलू उत्पादन क्षेत्र। कृषि सहित एवं सेवा क्षेत्र मॉडल वास्तव में असंतुलित विकास रणनीति पर आधारित था। इसमें विकास दर का लक्ष्य 4.5% रखा गया था, प्राप्ति 4.1% रही। इस योजना में राउरकेला, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। एक मिनट रुकिएगा। कोई नहीं। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन इस वार्षिक पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी, वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 10वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किए गए थे, वो थे ऊर्जा में किए गए थे। थोड़ा तेजी से चलूंगा क्योंकि थोड़ा माउस काम नहीं कर रहा है, तो चीजें हो नहीं पाएंगी, जल्दी नहीं करेंगे। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी कब थी, 66 से 59 के बीच थी। अब है 11वीं योजना का स्वरूप पत्रों के अनुसार लक्षित समृद्धि दर प्राप्त करने की दर 1.5% थी। प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर होने का एक औसत भारतीय वास्तविक आय दुगुनी हो गई थी कब, 10 वर्षों में हो गई थी। फिर है 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर
की वृद्धि की आशा की गई थी। कब? निर्माण कार्यों में की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत घटाने का लक्ष्य था? वह था 10% घटाने का लक्ष्य था। फिर है 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने कितने आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? वो थे 8 किए गए थे। अब है भारत की भारत की वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयित वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम कितनी थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? मानसून की अनुकूलता। निम्नलिखित योजनाओं के कार्यक्रम का मेल कराइए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना सामुदायिक विकास का था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो देखेंगे आप तीव्र औद्योगिकरण का था। फिर तीसरी में आधारभूत उद्योगों का प्रचार था। चौथी थी वो स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता से संबंधित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना किसकी थी? वो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम से संबंधित थी। अब स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य किस योजना में अपनाया गया था? वह अपनाया गया था, देखेंगे आप, तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। 8वीं योजना में जीडीपी के विकास दर प्रतिशत प्रतिशत प्रति वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कब किया गया था? 5.6%। पीसी महालनोबिस का नाम जोड़ा जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। भारत में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास हुआ था? हुआ था, आप देखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में निम्नलिखित पांच वार्षिक योजना में से विकास मुख्य का ध्येय संपोषित विकास वृद्धि था। वह आप देखेंगे वो 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसको थोड़ा जूम आउट कर देंगे ना, तो मुझे जो है ना बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। सही है। इसमें अब आप पढ़ दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत में प्रारंभ की गई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य संपोषित विकास था? हुआ था 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अब है नवम पंचवर्षीय योजना के मकसद के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी थी? वह आप देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य जो है रखा गया था नवी पंचवर्षीय योजना में, वो 7% रखा गया था। अब है भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। कब? 1950 में की गई थी, 1 जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? वह किया गया था 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो कब किया गया था आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। वो किया गया था 1952 में किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। अब भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब किया गया था? वह देखेंगे आप 1952 में, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो वह किया था नरेंद्र मोदी ने किया था। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन नहीं है? वह आप देखेंगे सत्य कथन नहीं है, वह है भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था जो आप देखेंगे योजना आयोग है, जो कि गलत है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानोत्तर संस्था है? तो वो योजना आयोग था और नीति आयोग भी उसी पे है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? वह है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन करने से है। अब है उसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है किसमें? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। अब नया चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो बस यही 3 क्वेश्चन पढ़ने के बाद समाप्त करेंगे और लैपटॉप सही हो जाएगा, तब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो कल बनेगा। विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया था, किसने किया था? योजना आयोग ने किया था। ये गलत लिखा है, योजना आयोग नहीं होगा, यहाँ नीति आयोग होगा। ये गलत है पेपर में, यहाँ नीति आयोग लिखना चाहिए था इनको। जो विजन आया था आप लोग ने देखा था, विजन 2047 आया था, गलत है ये। हाँ, नीति आयोग के संचालन परिषद में
राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वह करता है मुख्यमंत्री करता है, राज्य में मुख्यमंत्री करता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? वह आप देखेंगे नीति आयोग है। तो चलिए अब कल जो हम लोग वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे अपना कहाँ से, वो देखेंगे हमारे राष्ट्रीय आय से देखेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय से हम लोग यहाँ देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं।